Hello students, today we will start with our 7th standard science lesson number 11 cell structure and microorganisms. So before we start with our lesson, let's recall some things from our previous standard. Let's recall what is the name of the minute component of which the body of a living organism is made. हम लोग की जो बॉडी होती है या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है उसे क्या बोला जाता है? यस, द आंसर इज सेल. इज द नंबर ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट्स द सेम इन द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म? ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है यानी कि सेल, वो उसका नंबर जो होता है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम होता है क्या? नो. क्यों ऐसे? क्योंकि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स है वो यूनिसेलुलर होते हैं यानी कि सिंगल सेल, एंड कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं यानी कि उनमें मैनी सेल्स होते हैं. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट व्हाट इज meant बाय सेल. We have learned that cellular organization is the primary characteristics of all living organisms and that the cell is the fundamental structural and functional unit of living organisms. हम लोग ने पहले ही पढ़ा है कि ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हम लोग के लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. यानी कि क्या ये जो सेल है वो हम लोग के बॉडी का या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, जिसके वजह से हम लोग के बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस जो है वो हो पाते हैं. नाउ कंप्लीट द फ्लो चार्ट. हम लोग को एक फ्लो चार्ट दिया गया है, जैसे कि लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स मिलके बनते हैं वर्ड्स, वर्ड्स बन के मिलते हैं सेंटेंसेस, सेंटेंसेस से बनता है पैराग्राफ, पैराग्राफ से बनते हैं चैप्टर्स, एंड चैप्टर्स से बनती है एक बुक. वैसे ही हम लोग के बॉडी में भी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके वजह से हम लोग की पूरी बॉडी बनी हुई होती है. We see the structural organization of a book in the above flow chart. Similarly, there are organizational levels in living organisms too. These are cells, tissues, organs, organ systems and organisms. इसका ही मतलब क्या? हम लोग की बॉडी, जैसे बुक का हम लोग ने ऊपर फ्लो चार्ट देखा कि लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस से पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से चैप्टर्स, एंड चैप्टर्स से बुक. वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसकी स्टार्टिंग जो है वो होती है सेल्स से. सेल्स मिलके बनते हैं टिश्यूज़, टिश्यूज़ से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम्स, एंड ऑर्गन सिस्टम्स से बनती है ऑर्गेनिज्म. Cells form the basic of the structure and function of all the living organisms. It is only with the help of cells that living organisms carry out all their different life processes. सेल जो है ना वो हम लोग के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका बेसिस होता है. मतलब क्या? उसके वजह से ही हम लोग के बॉडी का स्ट्रक्चर हो पाता है, हम लोग के बॉडी में जो अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस होती है वो फंक्शन कर पाते हैं. और सेल के वजह से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं. नाउ यूज़ योर ब्रेन पावर. वेयर डू द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस? हम लोग के बॉडी में मल्टी सेल होते हैं या एनिमल्स के बॉडी में मल्टी सेल होते हैं, तो जिसके वजह से अलग अलग सेल्स जो है वो फंक्शन कर पाते हैं. लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर होते हैं उनका क्या? उनके बॉडी में ये सारे फंक्शंस किस तरह से हो पाते हैं? ये जो सारे फंक्शन है वो उनमें सिंगल सेल में ही परफॉर्म होते हैं. अभी हम लोग को एक फिगर दिया है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बताया गया है कि कैसे सेल्स से टिश्यू बनता है, टिश्यूज़ से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है, एंड उससे हम लोग की बॉडी बनती है. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट ग्रेट साइंटिस्ट. In 1665, a scientist, Robert Hooke, observed a thin section of cork under a microscope. In this section, he saw hexagonal compartments like those of a beehive. He named those compartments cells.
दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेला विच मीन्स स्मॉल रूम। तो 1665 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने सबसे पहले एक कॉर्क का थिन सेक्शन लिया, माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व किया। फिर उन्होंने क्या देखा कि उसमें ना कुछ हेक्सागोनल कंपार्टमेंट होते हैं और वो बी हाइव के जैसे दिखाई देते हैं। तो उन्होंने वो हेक्सागोनल शेप जो वहाँ पे दिखाई दिया उनको माइक्रोस्कोप के अंदर, उसको बोला गया उसको उन्होंने नाम दिया सेल्स। और ये जो सेल है ना वो लैटिन वर्ड से निकाला गया है या डिराइव किया गया है, जो लैटिन वर्ड है सेला, जिसका मीनिंग है स्मॉल रूम। In 1838, the two scientists M.J. Skadin and Theodor Scaven formulated a theory about cellular structure which stated all the living organisms are made up of cells and the cell is the fundamental component of living organisms. In 1885, Rudolf Virchow stated that all cells are formed from pre-existing cells. तो 1838 में दो साइंटिस्ट थे, M.J. Skadin एंड थियोडर स्कैवन। इन्होंने क्या किया, एक थियोरी बनाई और वो थियोरी में उन्होंने बताया कि सेलुलर स्ट्रक्चर जो होता है, मतलब सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने एक थियोरी दी। उसमें उन्होंने कहा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो सेल से बने हुए होते हैं और सेल उसका फंडामेंटल यूनिट होता है। मतलब अगर बॉडी में सेल नहीं होगा तो बॉडी में कोई भी फंक्शन नहीं हो पाएगा। उसके बाद 1885 में रुडोल्फ वर्चो ने क्या कहा कि सेल जो है ना वो पहले से बने हुए कुछ मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो होते हैं ना उससे ही आगे डेवलप होके सेल्स बनते हैं। मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल। अभी किस तरह से सेल को मेजर किया जा सकता है एंड ऑब्जर्व किया जा सकता है। In 1673, Anton van Leeuwenhoek assembled various lenses to construct a microscope. He was the first to observe live bacterial and protozoan cells under the microscope. तो 1673 में एंटोन वैन लीवेनहुक ने क्या किया, बहुत सारे लेंसेज एक साथ असेंबल किए एंड उससे एक माइक्रोस्कोप बनाया। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले लाइव बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोअन के सेल्स उन्होंने ऑब्जर्व किए माइक्रोस्कोप के अंदर। सेल्स आर एक्सट्रीमली माइन्यूट इन साइज, वी कैनॉट सी सेल्स विद द नेकेड आई। सेल्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं साइज़ में, जिसके वजह से सेल्स को हम लोग के नेकेड आइज से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर आर द यूनिट्स यूज फॉर मेजरिंग देयर साइज। तो अगर हम लोग के आइज से उसको नहीं देख पाते तो माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखना पड़ता है और माइक्रोस्कोप के अंदर उसको मेजर करने का यूनिट होता है माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर। द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग सेल, और सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है। An object on a glass slide magnified many times by the lens of this microscope। और जो भी स्लाइड के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो मैनी टाइम्स मैग्नीफाई होता है, मतलब जूम इन होता है माइक्रोस्कोप के अंदर। अभी कुछ यूनिट्स दिए हम लोग ने, उसका कन्वर्जन दिया है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 millimeter equal to 1000 micrometer and 1 micrometer or micron is equal to 1000 nanometer. Now let's try this. एक एक्टिविटी दी गई है हम लोग को। Take a piece or segment of onion and carefully separate the thin skin from its concave surface with the help of forceps. Place the membrane on a glass slide and put a drop of water in it. Take care that the membrane does not get folded while placing on the slide. क्या करना है हम लोग को, एक ओनियन लेना है, उसका एक पीस सेपरेट करना है, उसके कॉन्केव मतलब ऊपर वाले पार्ट से एक थीन स्किन जो है वो हम लोग को फोर्सेप का हेल्प करके निकालनी है। उसके बाद वो जो मेम्ब्रेन हम लोग ने निकाली है उसको हम लोग को ग्लास स्लाइड के ऊपर रखना है एंड उसके ऊपर क्या डालना है, एक ड्रॉप ऑफ वाटर। हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि जो मेम्ब्रेन कवरिंग हम लोग ने निकाला है उसमें एक भी फोल्ड नहीं आना चाहिए। उसके बाद पुट अ ड्रॉप ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन और इओसिन ओवर इट एंड ऑब्जर्व अंडर द 10x ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसके बाद मेम्ब्रेन रखने के बाद उसके ऊपर 1 ड्रॉप वाटर डालना है, फिर उसके ऊपर डाइल्यूट सॉल्यूशन डालना है आयोडीन का या तो इओसिन का और उसको ऑब्जर्व करना है 10x ऑब्जेक्टिव के अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में।
Don't forget to put a cover slip over the onion skin on the slide before placing it under the microscope. और जो मेम्ब्रेन हम लोग ने रखी है उसके ऊपर जो सॉल्यूशंस डाले उसके ऊपर हम लोग को कवर स्लिप डालनी है ताकि हम लोग प्रॉपरली उसको ऑब्जर्व कर सके. In the same way, observe the cells from various parts of plant like leaves, bark, root tips, etc. Do you remember that last year you have observed the amoeba and paramecium that are found in water? हम लोग को इसी तरह से जैसे ओनियन का स्किन के ऊपर से या आउटर कवरिंग का ऑब्जर्वेशन किया था वैसे ही प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को ऑब्जर्व करना है जैसे कि लीव्स, बार्क, रूट टिप्स. और यहाँ पे तुम लोग को एक चीज़ बताई गई है कि लास्ट ईयर तुम लोग ने अमीबा एंड पैरामोशियम को ऑब्जर्व किया था जो वाटर में होते हैं. कैन यू टेल आर द सेल्स दैट यू ऑब्जर्व्ड ऑल अलाइक? व्हाट इज़ देयर स्ट्रक्चर? व्हाट आर देयर शेप्स? जो भी सेल्स तुम लोग ने ऑब्जर्व किए क्या सारे एक जैसे दिखाई देते हैं? नहीं. व्हाट इज़ देयर स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर कैसे होता है? हेक्सागोनल शेप में होता है. करेक्ट. उसके बाद डिफरेंट शेप्स एंड उसके डिफरेंट साइज हो सकते हैं. एंड व्हाट आर देयर शेप्स? कुछ हम लोग को सर्कुलर दिखाई देंगे तो कुछ हम लोग को हेक्सागोनल दिखाई देंगे, कुछ रॉड जैसे दिखाई देंगे, कुछ कॉलम जैसे दिखाई देंगे. तो हम लोग को पता चलता है कि डिफरेंट सेल का साइज, स्ट्रक्चर एंड शेप डिफरेंट होता है. नेक्स्ट, सेल साइज. There is great variation in the shapes of cells. Their shapes are mainly related to their function. Observe the cells of different shapes shown below. तो हम लोग को क्या पता चलता है कि शेप्स जो होते हैं सेल्स के उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, डिफरेंस होता है. और ये जो शेप्स है वो मेनली रिलेटेड होते हैं उनके फंक्शन के हिसाब से. अभी हम लोग को कुछ यहाँ पे सेल्स दिए गए हैं डिफरेंट शेप के, ऑब्जर्व करना है जैसे कि अमीबा, स्पाइरोगायरा, फैट सेल, रेड ब्लड सेल्स, एग सेल, नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन, बोन सेल, मसल सेल, सरफेस सेल्स एंड अ स्पर्म. तुम लोग को दिखाई देगा कि इनकी जो साइज़ है वो डिफरेंट है, उनका शेप जो है वो डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है. Cells are of many different shapes. Example, circular, rod shape, columnar, spiral, oval, rectangular, etc. Each cell contains various components for carrying out the life processes of the living organism. These components are called as organelles. सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं जैसे कि सर्कुलर हो सकते हैं, रॉड शेप्ड, कॉलमनार, स्पाइरल, ओवल, रेक्टेंगुलर. हर एक सेल जो होता है ना उनमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिनके वजह से जो लाइफ प्रोसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो हो पाती है. इन कंपोनेंट्स को बोला जाता है ऑर्गेनेल्स. These organelles are studied in detail with the help of the electron microscope, which can magnify images up to 2 into 10 to the power 9, 2 billion times the actual size. तो ये जो organelles है ना वो ज़्यादा अच्छी तरह से हम लोग स्टडी कर पाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर, जो इमेजेस को मैग्नीफाई करता है यानी कि जूम करता है 2 into 10 to the power 9 यानी कि 2 बिलियन टाइम्स उनके ओरिजिनल साइज से. There are two main types of cells, animal cells and plant cell. तो दो मेन टाइप के सेल होते हैं, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. दिस सेल कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स. डिफरेंट टाइप के उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं. प्लांट सेल हैव अ डेफिनाइट शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल अराउंड डेम. लेकिन दोनों में कंपेयर किया तो प्लांट सेल है ना उसको एक डेफिनेट शेप होता है. क्यों? क्योंकि उसके अराउंड एक सेल वॉल होती है, outer covering. Beside, unlike animal cells, plant cells contain single large vacuole. All these cells are known as eukaryotic cell. तो अगर कंपेयर किया गया तो एनिमल सेल में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं लेकिन प्लांट सेल में एक बड़ा सा सिंगल वैक्यूल होता है. और ये सारे जो दोनों टाइप है उनको बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल का मीनिंग है उसमें पूरी तरह से डेवलप न्यूक्लियस होता है एंड उसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकते हैं. Now observe the cells as seen under the electron microscope. एक है plant cell and दूसरा है animal cell. Now let's study about cell in more detail. The cell has 4 main parts: the cell wall, cell membrane, cytoplasm and cell organelles. तो सेल के 4 मेन पार्ट्स होते हैं. सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स.
First one, cell wall. The cell wall is the outermost covering of a cell. It is present only in the plant cell. तो सेल वॉल ये एक आउटर मोस्ट कवरिंग होता है सेल का और ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है. Second one, plasma membrane. The plasma membrane, also called the cell membrane, is a kind of a thin covering. It is extremely delicate and flexible. It is the outermost covering of animal cell. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, ये एक एकदम थीन पतला सा कवरिंग होता है जो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट एंड फ्लेक्सिबल होता है, मतलब नाजुक होता है. ये आउटर मोस्ट कवरिंग होता है एनिमल सेल का. क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल का भी कवरिंग होता है. Third one, cytoplasm. The liquid part in the cell present around the nucleus is called a cytoplasm. It occupies the space between the plasma membrane and nucleus. Cell organelles are scattered in the cytoplasm. तो साइटोप्लाज्म ये एक लिक्विड पार्ट होता है सेल का जो न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होता है. ये जो है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच की जो भी स्पेस होती है वो पूरी स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेता है. एंड जो सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं यानी कि बिखरे हुए होते हैं. Fourth one, cell organelles. This mainly include the nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosomes, mitochondria, vacuoles, plastids, etc. Plant cells contain chloroplast. तो सेल ऑर्गेनल्स में ज़्यादा करके क्या होते हैं, मतलब कौन कौन इंक्लूड होते हैं? न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड्स. तो प्लांट सेल में एक्स्ट्रा एक ऑर्गेनल होता है जिसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट, जो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता. Now, which are the common components of plant and animal cell and which are the different one? तो plant and animal cell का जो डायग्राम है उसको ऑब्जर्व करो और उसमें जो कॉमन कंपोनेंट्स है वो एनलिस्ट करो एंड जो डिफरेंट वाले हैं वो भी एनलिस्ट करो. द न्यूक्लियस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल ऑफ द सेल. न्यूक्लियस जो होता है ना वो सेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है या कंपोनेंट होता है. देयर इज़ अ पोरस डबल मेम्ब्रेन अराउंड इट. पोरस म्हणजे मतलब उसके ऊपर पोर्स होते हैं यानी कि खड्डे होते हैं. जैसे मेम्ब्रेन होती है डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के अराउंड. द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल फंक्शंस ऑफ द सेल. न्यूक्लियस सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है. The endoplasmic reticulum is a sprawling net-like organelle. Its function is to make necessary changes in the proteins produced by ribosomes and send them to the Golgi bodies. अभी नेक्स्ट पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये एक स्प्रॉलिंग मतलब फैला हुआ नेट जैसा एक नेटवर्क होता है या ऑर्गेनल होता है. इसका फंक्शन क्या है कि राइबोसोम जो भी प्रोटीन बनाएगा उसमें नेसेसरी चेंजेस करना एंड फिर उस प्रोटीन को गोल्गी बॉडीज तक पहुंचाना. Golgi bodies are made up of several flat sacs. Their function is the proper distribution of protein. Next है Golgi bodies. इनमें बहुत सारे flat sacs होते हैं और इसका फंक्शन है कि प्रोटीन्स का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना. Mitochondria and plastids are organelles with double outer covering. उसके बाद और दो ऑर्गेनल्स है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड. इसके ऊपर डबल आउटर कवरिंग होती है. एज माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी दे आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसलिए उनको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल. द क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल कैरी आउट द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. उसके बाद जो प्लांट सेल में ऑर्गेनल होता है क्लोरोप्लास्ट, उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी ऑन होता है. Vacuole throw out waste products of the cell. Vacuoles in animal cell are small, whereas there is only one large vacuole in the plant cell. नेक्स्ट ऑर्गेनल है वैक्यूल जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर फेंकने का काम करते हैं. एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, वेरेज जो प्लांट सेल में होता है वहाँ पे एक ही बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है. थैंक यू.